जी नमस्कार दोस्तों। तो आज दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे हिंदी का जो है इसमें गद्यांश और पद्यांश में से कौन कौन से टॉपिक बनेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। तो उसी टॉपिक की हम बात करेंगे जो कि आपको हिंदी का पेपर आने वाला है बोर्ड के इस साल पेपर 2025 में 24 तारीख को है। ठीक है, तो उसी की बात मैं करूंगा जो कि यहाँ पे गद्यांश के आधारित पे आप लोग को दिया है। ठीक है, गद्यांश के आधारित पर प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 नंबर का ये प्रश्न आप लोग को बिल्कुल करके आना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप लोग को कोई ज़्यादा याद भी करने की जरूरत नहीं है, न आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को उसी में से पूछा रहेगा। उत्तर जो है क्वेश्चन में से ही बना के पूछेगा। जैसे कि इसमें देखिए गद्यांश यहाँ कुछ दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, आप लोग को इसमें से उत्तर फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग को सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा ये गद्यांश जो है पैराग्राफ किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, शीर्षक का पाठ नाम क्या है और इसके लेखक कौन है, ये आप लोग को ध्यान देना होगा। ठीक है, बाकी जो इसमें अंडरलाइन दिया है उसका आप लोग उत्तर कर ही लोगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें देखिए, पहले अच्छी तरह इससे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है वह अनंत काल से है, तो समझ जाइए कि मेरा ये किस पाठ से लिया गया है। इसको पढ़ते ही आप लोग को समझ जाना होगा, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ना है, एक दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप लोग को समझ जाना है कि किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो जैसे यहाँ पे उत्तर पूछे, प्रश्न पूछेगा उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए, तो आप लोग अगर इसको पढ़े रहेंगे तो आप लोग उत्तर दे लेंगे। तो किस प्रकार से उत्तर देना है इसका देखिए, जैसे आप लोग को इसमें देना है प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश मेरा है तो गद्यांश लिखेंगे, का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम है मेरा राष्ट्र का स्वरूप, तथा इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पाठ का शीर्षक क्या है, शीर्षक क्या है और लेखक क्या है, ये दो बात जो है ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर देखता है तो पहले आप लोग का यही देखता है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, लेखक कौन है इसके और पाठ का नाम क्या है। अब जैसे इसमें से कुछ उत्तर पूछ लेगा या कुछ प्रश्न पूछ सकता है, जैसे हो गया राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो आप लोग को उत्तर देना होगा, ये होगा हमारा, इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके सौंदर्य रूप क्या है, ठीक है, उसके भौतिक रूप, समृद्धि के प्रति हमें सचेत होना है, ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन और पूछ लेगा किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी कैसी राष्ट्रीयता है जो लेखक ने हमें निर्मूल बता दिया है। तो लेखक ने कहा है कि राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल है। तो जो मेरी राष्ट्रीयता है वो वास्तव में पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, तो वह क्या है, मेरा निर्मूल होती है वह। अब जैसे इसी में से कुछ और प्रश्न पूछ सकता है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यानी कि पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में कहा जाए तो क्या है मेरा, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है, जननी, मेरी जो है माता है पृथ्वी, इसको ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसमें दिया था अंश, देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इसी को आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, अपने शब्दों में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे लिख सकते हैं राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुष्पित एवं पल्लवित होगा, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अनंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न तो केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या वैसे ही लिखना है, लेकिन कुछ इसमें आप लोग को ऐड करके लिखना होगा। तो मेरा रहा देखिए जो मेरा भैया गद्यांश। अब इसमें हम बात करेंगे पद्यांश पे जो है आधारित कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी मेरा 10 नंबर का आएगा। ठीक है, जैसे किस तरह से पूछ सकता है, जैसे यहाँ दिया है नील परिधान बीज सुकुमार, खिल रहा मुदुल अध घुला अग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीज गुलाबी रंग। तो इसमें आप लोग को इसका अभी पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना हो। तो ये मेरा श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है। ठीक है, श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो पहचान जाएंगे। श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता या कवि इसमें लिखेंगे, लेखक नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरा यह पद्यांश है। इसके रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। श्रद्धा मनु कौन लिखा है, हमारे कवि कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, पहले ही आप लोग को लिख देना होगा। अब इसमें सेकंड जैसे पूछा है, उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है,
तो प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक प्रश्न यहाँ पे और बना है, जैसे कि बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल से मेरा क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षण गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है। देखिए इसको पढ़ना है, इस शब्द में जो है पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। जो वाक्य मेरा है इसमें अलंकार पूछा गया है। तो इसमें मेरा जो है प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास अलंकार, 3 अलंकार है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। अब जैसे नेक्स्ट पूछ लेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पे जो रेखांकित अंश है, यहाँ पे देखिए मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसकी आप लोग को व्याख्या करना होगा। ठीक है, तो इसका व्याख्यार्थ होगा श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं, उसकी वेशभूषा में से ही कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। ये इसका अंडरलाइन का जो है अर्थ होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ और पूछ सकता है नंबर 3 में, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, इसमें 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है, किसी एक का पूछा है तो 1 आप लोग देंगे। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होगा दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना। ठीक है, इसका अर्थ होगा दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना, तो इसका आप लोग को वाक्य प्रयोग कर देना है कोई भी बना के। जैसे मैं यहाँ बना दिया हूँ, तांगे वाले ने खेत के स्वामी से कहा यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में नहीं आता। इस पर खेत का स्वामी बोला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पे दोषी होने का हेकड़ी दिखाना ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है इसमें सावन सूखे न भादो हरे, तो इसका अर्थ होगा हमेशा ही एक स्थिति में रहना। ठीक है, अर्थ होगा इसका हमेशा ही एक स्थिति में रहना। वाक्य प्रयोग कर देना है, जैसे उसे अपने व्यवहार में लाभ हानि की तनिक भी चिंता नहीं है, उसका तो यह हाल है सावन सूखे न भादो हरे, ये होगा इसका। ठीक, किसी एक का करना है, ध्यान दीजिएगा वाक्य प्रयोग किसी एक का करना है। ठीक, अब जैसे कुछ पूछ लेगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए, 2 नंबर का आएगा। मैं जितना भी बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे शब्द हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पेपर के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे सही अर्थ चुनकर लिखिए, 2 नंबर का द्वीप द्वीप द्वीप। ठीक है, टापू और हाथी, हाथी और टापू, तो इसमें मेरा हाथी और टापू हो जाएगा। ठीक है, हाथी और टापू। जैसे कुल कुल, ठीक है, तो इसमें वंश और किनारा, एक कुल का होगा मेरा वंश और एक कुल का होगा मेरा किनारा। ठीक, जैसे नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द की कह रहा है, इसमें 2 अर्थ लिखना होगा। जैसे ठीक है, उत्तर का होता है एक जवाब, एक होता है दिशा। ठीक है, एक उत्तर जो आप लोग देते हैं क्वेश्चन का उत्तर देते हैं वो उत्तर होगा, एक उत्तर मेरा डायरेक्शन होता है, दिशा। ठीक है, अब जैसे कुंजर का होता है एक हाथी और एक पीपल होता है। कुंजर का 2 अर्थ होता है, एक हाथी और एक पीपल हो जाएगा। जैसे मित्र का दोस्त और सूर्य, मित्र को दोस्त भी कहते हैं, मित्र का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, या सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मित्र। अब जैसे नेक्स्ट मेरा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। नीति को जानने वाला, क्या इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नीतिज्ञ, होशियार की, सर्वज्ञ की, कृतज्ञ, तो नीतिज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ इसको हम लोग कहते हैं। एक शब्द में आप लोग को उत्तर देना होगा। जैसे वंदना करने योग्य क्या हो जाएगा, तो वंदनीय हो जाएगा। ठीक, अब जैसे शुद्ध करके वाक्यों को आप लोग को लिखना है। कुछ यहाँ पे वाक्य दिया है उसको आपको शुद्ध करके, जैसे मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा, गृह कार्य कर लूंगा, तो इसका शुद्ध होगा मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। यहाँ देखिए ग्रह लिखा है, ठीक है, ग्रह कार्य, तो इसको बनाना होगा गृह कार्य कर लूंगा, शुद्ध करना है। अब जैसे नेक्स्ट है तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे, तो यहाँ देखिए गलती क्या है, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों नहीं होगा। ठीक है, अनेक ग्रंथ लिखे। जैसे नेक्स्ट इसमें दिया है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, तो लक्ष्मीबाई वीरांगना महिला थी, यहाँ पे वीर गलत हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कौन में दोष नहीं होता, तो किस में दोष नहीं होता, इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन में दोष नहीं होता, तो इसमें आंसर उत्तर इसका ठीक लिखना होगा, किस में दोष नहीं होता। इस वाक्यों को आप लोग को शुद्ध करना होगा, वहाँ पे गलत दिया रहेगा उसको शुद्ध करना होगा। ये दिया रहेगा आप लोग का यहाँ पे 2 नंबर का दिया रहेगा। ठीक है, इसको 2 नंबर का दिया रहेगा। बाकी गद्यांश पद्यांश को भी जितना बताया उसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि गद्यांश से आप लोग को 10 नंबर मिलेगा और पद्यांश से भी आप लोग को 10 नंबर मिलेगा। टोटल 20 नंबर गद्यांश पद्यांश से आप लोग को कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे ही बने रहिए।